नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की और इस योजना के अंतर्गत किस तरह से किसान लाभान्वित हो सकते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर आज हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। और इन तमाम बातों पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश पाल जी, जो कि डायरेक्टर हैं नियाप में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि की जो है वो क्या भूमिका है, किसान किस तरह से जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं, क्या नीतियां बनाई गई हैं, क्या जानकारी देंगे? देखिए, देश को आत्मनिर्भर बनाया कैसे जा सकता है। अगर कोई सेक्टर, कोई क्षेत्र ऐसा है जिससे हम सीख सकते हैं, वो कृषि है। हम देखेंगे पहले कैसे कृषि के जितने भी उत्पाद थे उनमें काफ़ी जो है खाद्य सुरक्षा के लिए हम आयात करते थे, लेकिन हमारे किसानों के मेहनत से, सरकार की जो नीतियाँ रही हैं और जो हमारे अनुसंधान के जितने भी हमारे संस्थाएं हैं, उन्होंने सब मिलके दिखाया कि हम इसमें खाद्य सुरक्षा के मामले में हम आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, आज ऐसी स्थिति में हैं कि हम खाद्यान्न का और बाकी जो कृषि के उत्पाद हैं उनका हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण देश के सामने है कि कैसे हम अनुसंधान के सहारे, कृषि नीतियों के सहारे हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसमें सरकार का इधर जो एक महत्वपूर्ण जो एक तरह से कृषि नीति में बदलाव आया है, उसमें हमारे जो कृषि विपणन से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित जितने रिफॉर्म आए हैं, और उसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो उसका एक लाइन का जो पॉलिसी को हम समराइज करें, उसमें कहते हैं वन नेशन वन मार्केट, एक देश है तो एक बाजार होगा। इस दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। इसका मुख्य कारण ये है कि कृषि एक राज्यों का विषय है। सो राज्य के अपने अपने उनकी आवश्यकताएं अलग थी, उनकी नीतियां अलग थी, तो उन्होंने इसमें बहुत सारी ऐसे बीच में अड़चनें हुई थी, जैसे इंटर स्टेट मूवमेंट प्रोड्यूस में प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी ऐसी उसमें एक तरह से प्रॉब्लम्स होती थी। उसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये वन नेशन वन मार्केट का जो मोटो है, जो नीति है, उसको फॉलो किया है। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ई-नाम का जो लाभ है वो इस योजना के अंतर्गत किस तरह से किसानों को मिल सकता है? ई-नाम देखिए, एक ऐसी पहल है सरकार की कि जो ट्रेडिंग होती थी वो उतनी ट्रांसपेरेंट मार्केट्स में नहीं थी, मंडियों में नहीं थी। कुछ जगह तो मार्केट बहुत ही डेवलप्ड हैं, जैसे हम देखेंगे पंजाब हरियाणा में मंडियाँ काफ़ी विकसित हैं, वहाँ पे मार्केट यार्ड सभी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में आप देखें तो ये मंडियाँ उतनी विकसित नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है, और ट्रेडिंग में जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे नहीं होती है। तो इसी को देखते हुए एक तरह से प्राइस डिस्कवरी, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, कि कैसा सही मूल्य एक तरह से तय करें, तो उसके लिए जो ये ई-नाम शुरू किया गया है, उससे प्राइस डिस्कवरी में एक तो उसमें सहायता मिलेगी, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, पता चलेगा कि किसान देख सकता है कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, उसके हिसाब से वो तय कर सकता है किस मंडी में उसको बेचना है। दूसरा, ट्रेडर्स को भी ये एक तरह से छूट है कि उनको अगर कोई माल ख़रीदना है, अगर वो चावल ख़रीदने हैं या कोई दूसरा उत्पाद उनको ख़रीदना है, तो जहाँ पे उनको सस्ता मिले वहाँ से वो खरीद सकते हैं। तो एक तरह से सभी मंडियों को जोड़ा गया है, और ये एक वन मार्केट का जो एक मोटिव है सरकार का, उसी दिशा में एक बड़ा अच्छा प्रयास है। ये एक तरह से हम जो प्राइस डिस्कवरी की प्रोसेस हम जिसको बोलते हैं, उसमें उस दिशा में एकदम प्रयास है। ज़्यादातर मंडियाँ इसमें जुड़ चुकी हैं। इसमें अब प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, एपीओ जिनको हम बोलते हैं, वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रेडिंग में, जिससे जो मार्केट में कंपटीशन बढ़े, प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो और किसानों के उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले। तो सर, अब इसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसके संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप हमारे किसान भाई बहनों को? इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे देखिए, जब क्योंकि हम कृषि उत्पाद की बात करते हैं, तो कृषि उत्पाद क्या, जब हर एक तरह से फसल या हर उत्पाद हर जगह तो नहीं होता।
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है। तो इसको ऐसा पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। उसमें दो तरह के उत्पाद हैं, एक तो जो जल्दी ख़राब नहीं होते तो उसमें उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन जो दूसरे हमारे उत्पाद हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसमें जैसे मछली है, उसमें जैसे दूध है, उसमें जैसे देखा जाए फल हैं, सब्जी हैं। तो दूध के लिए तो अलग से डेयरी एक मॉडर्नाइज सेक्टर उभर के सामने आ रहा है, लेकिन मछली में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब बात करते हैं हम फलों की, सब्जियों की, तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये ज़रूरी है कि एक जगह से दूसरे जगह बगैर ख़राब हुए, कम से कम नुकसान हो उनका, हम कैसे पहुंचा सकते हैं, उस दिशा में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्रयास सरकार का किया है। उसमें यह है कि ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो। जैसे अभी एक रेल शुरू किया है, किसान रेल, तो उससे एक उत्पाद एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जा रहे हैं और उस क्षेत्र में जो उत्पाद होता है उसको लेके वापस जहाँ से ट्रेन चली थी वहाँ पे उसको लेकर वापस आए। तो ये कनेक्टिविटी, इस तरह से जो फिजिकल कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है इन उसको मार्केट को फंक्शनिंग के लिए। दूसरा इसमें यह है कि जैसे हमारी जो पेरिसेबल्स हैं उनमें जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, तो उसमें जो एक कोल्ड चेन डेवलप होना चाहिए। उसमें इन्वेस्ट कौन करेगा, कौन सामने आएगा, उसके लिए फाइनेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है डेवलप किया गया है। और जो भी, चाहे उसमें बिजनेस वाले हों या एफपीओज़ हों या एग्रीकल्चर से जो भी जुड़े हुए हैं, उसको इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनमें किसान पार्टिसिपेट करें, एक जैसे माइक्रो प्रोसेसिंग है या पैकेजिंग है या ग्रेडिंग है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको किसान अपने स्तर पर कर सकते हैं। और इसके लिए अगर उनको ज़रूरत है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, तो उसका लाभ भी उसको बनाने के लिए किसान इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका सीधा लाभ उनको मिलेगा। जब अच्छा प्रोडक्ट उनके पास में होगा, साफ़ सुथरा उसकी पैकिंग होगी और उसको ग्रेडिंग किया होगा, तो मार्केट में जो है ना इसकी प्राइस डिस्कवरी बेटर होगी। तो ये पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सप्लाई चेन की, उसको हम मॉडर्नाइज करें, उसमें लॉसेस कम हो, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का फासला कम हो। इसमें किसानों को तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि उनका जो शेयर है, जो उनको जो प्राइस उपभोक्ता देता है उसमें उनका हिस्सा बढ़ेगा। लेकिन साथ में उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि हमारी लागत कम होगी, हमारे जो लॉसेस हैं इसमें सप्लाई चेन में वो कम होंगे। तो इसका सीधा लाभ जो है उपभोक्ताओं को भी होगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है सरकार का, जो अभी डिपेंड करेगा कि जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे इसमें आगे आती हैं। इसमें एक अच्छी बात और ये है कि इसमें जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम है। उसमें क्रेडिट सबवेंशन जिसको हम बोलते हैं, उसका भी प्रावधान इसमें किया गया है और अगले 3-4 सालों में इसमें फाइनेंसिंग मैं समझता हूँ बढ़ना चाहिए, और जिससे हमारा जो एक तरह से पोस्ट हार्वेस्ट का स्टेज है मैनेजमेंट और प्रोड्यूस, उसको जो कृषि उत्पाद का पोस्ट हार्वेस्ट वाला मजबूत होगा और इसका लाभ सभी को होगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जैसे बात की जाती है, तो इस योजना को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान किस तरह से जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं कि जो इंडस्ट्री को एक उचित मात्रा में, उचित एक तरह से उसकी जो एक गुणवत्ता है उसमें उनको चाहिए। मोस्टली उस ऐसी इंडस्ट्री में होता है जिनकी सप्लाई कम होती है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और ये ज़्यादातर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है कि उसको जो प्रोडक्ट का उसमें इतना पल्प कंटेंट इतना होना चाहिए, जैसे टमाटर में होता है या आम में हो सकता है या और दूसरे बाकी चीज़ों में हो सकता है।
कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट जिसकी सीधी बाज़ार में ज़्यादा मांग है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करेंगे, तो ऐसे उत्पाद क्योंकि बड़े मुश्किल होते हैं एक तरह से बाज़ार में उनको हम पहचानें कि जो ये वही उत्पाद है जिसकी हमको ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, वो किसानों से सीधा संपर्क करते हैं, वो उनसे एक तरह का अनुबंध करते हैं। अभी तक ये मौखिक रूप से चल रहा था कि आप इस तरह का उत्पाद करेंगे और ये उत्पाद आपको हम इस प्राइस पे, इस मूल्य पे हम आपसे खरीदेंगे। तो उसमें कभी कभी समस्याएं आती थी, हो सकता है वो सारा उत्पाद किसानों का खरीदा ना जाए या उनको उतना मूल्य ना मिले जितना इंडस्ट्री ने उनसे पहले तय किया था। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक तरह से ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक तरह से कानून आया है ऑर्डिनेंस के द्वारा, तो इसमें यह है कि जो इंडस्ट्री ने या ट्रेडर्स ने एग्री किया है, किसानों से अनुबंध किया है कि हम आपको इतना इसका मूल्य देंगे उत्पाद का, या ये सर्विस हम देंगे, उनको तकनीकी सर्विस भी देते हैं या वो भी देते हैं कोई वैरायटी का, सपोज़ आप इस वैरायटी का सीड है, इसको आप लगाइए, ये हमारी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसमें एक तो किसानों को थोड़ा ये टेक्निकल गाइडेंस मिलती है, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है, और दूसरा उनको ये होता है कि उनका जो उत्पाद है वो बाज़ार से थोड़ा अच्छे दामों में इंडस्ट्री लेती है, तो दोनों को फ़ायदा होता है। किसानों को ये फ़ायदा होता है कि उनको जो है पैसा भी मिल जाता है, कभी कभी उनको एक तरह से सपोर्ट मिलता है, उसको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जो इंडस्ट्री देती है, और साथ में उनके मूल्य जो उत्पाद है उसका मूल्य भी उनको अच्छा मिलता है। इंडस्ट्री को ये फ़ायदा होता है कि उनको जैसा एक प्रोडक्ट चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, जिस समय पे चाहिए, उनको वैसा ही मिलता है। तो इस तरह से जब दोनों इसमें एक तरह से पार्टी हैं, दोनों को फ़ायदा होता है, तो इससे जो है ये आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें कभी कुछ, क्योंकि ये भी एक तरह से बिजनेस मॉडल है, तो बिजनेस मॉडल में हैं कुछ उसमें कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, तो उनको कैसे रिजॉल्व करें, उनका एक तरह से निराकरण हम कैसे करें, तो उसी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिससे क्योंकि किसान एक होता है, छोटा होता है, उसके सामने एक इंडस्ट्री है, तो दोनों में सिमेट्री नहीं है। इंडस्ट्री के पास में एक तरह से मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की एक तरह से उसके पास में पावर है, तो उसी को एक प्रोटेक्शन देने के लिए किसानों को ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। और अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा एक तरह से फॉर्मल होगा, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, कॉन्ट्रैक्ट तो आ ही गया, पहले हमारे ऐसे तरह से कानून आते थे, लेकिन उसका जो एक तरह से पालन उतनी गंभीरता से नहीं होता था। लेकिन इसमें ये दिया गया है कि अगर इसमें कोई ऐसी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सीधे जा सकते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैकेनिज्म है कि अपनी एप्लीकेशन किसान दें और तुरंत ही उसकी समस्या का निवारण वहाँ पे होगा, उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। अगर उसको किसानों के साथ में कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई नाइंसाफ़ी वाली बात आते हैं या उनको दाम ठीक से नहीं मिला, तो उसका तुरंत सुनवाई होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी पहल सरकार ने की है, जिसके लिए एक बड़ा, मैं तो कहूँगा कि पहले शायद ऐसा नहीं हुआ है, तो अभूतपूर्व एक निर्णय सरकार का है। और इसका फ़ायदा जो है किसानों को भी होना चाहिए और इंडस्ट्री को भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जहाँ दोनों को फ़ायदा होता है तभी वो कोई भी बिजनेस मॉडल हो या कोई भी प्रोसेस हो, तभी वो आगे बढ़ता है। सर, अंत में मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि मार्केट रिफॉर्म के बारे में क्या बताएंगे, किसान किस तरह से जो है वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे उन्हें सहायता जो है वो मिल सकती है इस योजना के अंतर्गत? नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना मार्केट रिफॉर्म्स की हैं। उसमें सबसे पहले तो जो सरकार ने एक प्रॉमिस किया था कि हम लागत का 1.5 गुना MSP किसानों को देंगे, तो वो अनाउंस किया गया। अब उसको इंश्योर कैसे करें, तो इसको इंश्योर करने के लिए ये सारी चीज़ें जो अभी बात की हैं, उसमें 1 नेशन 1 मार्केट उसका किया गया है। उसके साथ में एक बड़ी चीज़ और सरकार ने की है कि पहले जो हमारा जो सरकार प्रोक्योरमेंट करती थी वो केवल धान और गेहूं के लिए होता था, लेकिन अब बाकी फसलों में भी प्रोक्योरमेंट होता है। उसमें जैसे दालों का होता है, तिलहन में भी शुरू किया है, तो उसमें सरकार का इंटरवेंशन होता है, तो उससे जो है ना मार्केट थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है और जो ट्रेडर्स की मोनोपोली होती है उसको कम होती है। तो ये एक नंबर ऑफ़ रिफॉर्म्स जो सरकार ने लाए हैं, उसमें यही है कि मार्केटिंग बेटर हो, लॉसेस कम हो, किसानों को सही दाम मिले, और जो एक तरह से अब नीति है
सरकार की, ये तो मार्केट की नीति है, वन नेशन वन मार्केट, बट इसके साथ में जो किसानों के लिए सरकार की मुख्य नीति है कि किसानों की आय को दोगुना करना। तो ये सारे जो प्रयास हैं ये उसी दिशा में एक प्रयास हैं कि किसानों की आय को हम कैसे बढ़ाएं, जो हमारे इनएफिशिएंसीज थी मार्केटिंग सिस्टम में उसको कैसे हम एड्रेस करें, और ये उपभोक्ता और किसान के बीच का जो दूरी है उसको कैसे हम कम करें, कैसे जो चेन है हमारी उसको और अधिक बेहतर बनाएं, सुचारू बनाएं, जिससे हमारी लागत कम आए और सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारियां इन विषयों के संबंध में दी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों तक ये जानकारियां ज़रूर उनके लिए लाभान्वित साबित होंगी। आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। मणिपुर इस राज्य के लोगों का मुख्य आय का स्रोत है कृषि। बाईस 22,327 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ भारत की उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसी इस राज्य के पहाड़ों और घाटियों में भिन्न कृषि उत्पादन की योग्यता है। पर एक समय घाटियों में बस धान ही लगाते थे। यही स्थिति पहाड़ों में भी था। लोग अपनी साल भर की अनाज के लिए बस झूम खेती ही करते थे और कुछ नहीं। पर अब जिस प्रकार से चारों ओर उन्नति हो चली है, कृषि के क्षेत्र में भी काफी बदलाव व उन्नति आ चुकी है और कई प्रकार की तकनीकों के प्रयोग से मणिपुर के किसान भाइयों और बहनों को भी इससे काफी फायदे मिल रहे हैं। कहने में ये गलत ना होगा। इस प्रकार आज इस राज्य के किसान भाई और बहनें ज्यादा फायदे वाली भिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन के फायदे से परिचित होते हुए भिन्न प्रकार के सब्जियां अपनी खाली खेतों में लगाकर आमदनी बढ़ाने की रीति शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए पशुपालन में जैसे गाय, मुर्गी, हांस या बतख और मछली पालन भी खेती बाड़ी का मुख्य कार्य है, यह जानते और समझते हुए पशुपालन करते हुए घाटियों में एक अच्छा आय का स्रोत बन चुका है। कई किसान भाई और बहनें बड़ी दिलचस्पी और कठोर परिश्रम से इस मछली पालन को पूरे परिवार का एकमात्र आय का स्रोत बनाना शुरू कर दी है। इस प्रकार मछली पालन पर बड़ी रुचि से कार्य कर रहे किसानों में से एक है इम्फाल वेस्ट जिला के अंतर्गत बसी कोदोमपोक्पी ममांगलेकाई नामक गांव के निवासी नाओरेम लक्ष्मण सिंह। इस व्यक्ति का मछली पालन पर कठोर परिश्रम को देख सरकार द्वारा इन्हें कई पुरस्कार देते हुए एक प्रसिद्ध मछली पालन किसान घोषित किया गया। लोगों ने सन 1990 से मछली पालन का काम शुरू किया था। हमारे यहाँ अब 15 तालाब हैं, एक ब्रीडिंग पोंड भी है। कहते हैं पूरे भारत में मेरे ब्रीडिंग पोंड जैसा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने बिना ओवरहेड टैंक का हैचरी चलाया है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा FA भुवनेश्वर के प्रधान वैज्ञानिक AK साहू ने खुद आकर बताया था।
वो अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग ले चुके हैं और मछली पालन के क्षेत्र में प्रमुख वैज्ञानिक हैं। उन्होंने खुद बताया था कि ऐसा कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने भी कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर हमारे पास कोई और रास्ता ना होने के कारण हमने काम शुरू कर दिया और अब तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। श्री नाओरेम लक्ष्मण सिंह एक साधारण घर में जन्म होने के साथ साथ इनकी परवरिश भी साधारण तरीके से ही हुआ। बचपन से ही इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक रहा। इन्होंने अपनी 10वीं कक्षा सन 1983 में पूरा किया। इसके पश्चात डीएम कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करते हुए उनके अंदर सरकारी नौकरी करने का एक बड़ा सपना उमड़ आया, पर वह सपना साकार नहीं हो पाया। जीने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। भले ही कुछ समय तक अपने आप को संभाल न पाए होंगे, पर जब वो बालक थे और छात्र थे, उस समय की बातों का उन्हें ख्याल आया कि किस प्रकार उनके पिताजी एक छोटे से तालाब में मछली पालते थे और इन यादों को ताजा कर उन्होंने 400 रुपए में एक छोटा सा तालाब खरीदा और उसमें मछली पालन शुरू किया। सन 1990 में उनका 3 संगम जमीन में मछलियों का नस्ल कर भिन्न मछलियों का पैदावार करना शुरू किया। पहली कोशिश में उन्हें 20,000 रुपए मिले, जिससे उन्हें मछली नस्ल पर और हौसला मिला, जिसका परिणाम वह रातों को बिना आंखें नम किए, ना किसी थकान को महसूस करते हुए कठोर परिश्रम की ओर बढ़ता गया। सवेरे से रात तक बिना सोए उनकी अपनी तालाब में पाल रहे मछलियों का देखभाल करना ही उनका एकमात्र कार्य था। इस प्रकार धीरे धीरे मछली पालन को बढ़ाते हुए वह 3 संगम खेत से शुरू करते हुए अब 8 संगम खेतों में मछली पालन कर रहे हैं। इस 8 संगम खेत में नस्ल कर कई प्रकार की छोटी छोटी मछलियों को भिन्न जगहों में बेचते हुए अपना एक अच्छा आय का स्रोत बनाना शुरू कर दिया। उनके नस्ल किए गए मछलियों का नाम लेतो, इंडियन कार्प और एक्सोटिक कार्प, जिसे मणिपुरी भाषा में पुकलावी, रौ, नापीचाबी इत्यादि कहते हैं। उस समय इन मछलियों की मांग बाजार में अधिक होने के कारण उन्हें उन मछलियों को बेचने में कठिनाई नहीं हुई और फायदे भी अधिक मात्रा में रहा। इस राज्य की इंडिजिनियस फिश यानी स्वदेशी मछलियाँ कुछ सालों पहले उन मछलियों की पालन पर अति आवश्यकता शुरू होने पर उन्होंने इस राज्य की मछलियाँ नाम लेतो, पेंगबा, नातोन और नाकरा जैसे मछलियों का नस्ल कर छोटी मछलियां लोगों तक पहुंचाने में कठोर परिश्रम की। हाँ, पेंगबा और नातोन में काफी हद तक सफलता मिली, पर नाकरा में वे सफल ना हो पाया। पर उन्होंने हार नहीं माना और लगातार कोशिश करता रहा, इस उम्मीद से कि एक दिन वह जरूर कामयाब होंगे।
उनका इस स्वभाव को देख लोग उनका मजाक उड़ाते थे और हंसते थे। ngakrah मछली पर नस्ल कर छोटी मछलियों का पैदावार करने में लगातार कोशिश कर नस्ल कर ngakrah का छोटी मछलियों का पैदावार करने में वह कामयाब हुआ। इस प्रकार वह मणिपुर का पहला व्यक्ति बना जिन्होंने नस्ल कर ngakrah मछलियों का पैदावार किए हों। इनके इस कार्य पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया गया। कैटफिश के उत्पादन के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। पूरे 4-5 साल लगे इस कैटफिश के उत्पादन के लिए। सन 2005 से प्रयास शुरू किया था, जो सन 2010 में सफल हुआ। माँ की लगभग 1/4 हेक्टेयर का खेत है, उसमें धान की खेती होती थी, पर उसमें तालाब खोदकर मछली पालन शुरू किया। उससे जो पैसे मिले उससे और खेत खरीदने का प्रयास किया। उस वक्त तो मैंने कोई खास प्रशिक्षण भी नहीं लिया था और बहुत डर कर ये काम शुरू किया था। उस वक्त जो मन में डर था, घबराहट थी, वो मैं अब तक नहीं भुला पाया हूँ। पहले 3 तालाब बनवाए, उससे सबसे पहली कमाई हुई 25,000 रुपये की। उन पैसों को देखकर जो खुशी हुई उसका कोई ठिकाना नहीं है। भैया और हम दोनों को काफी खुशी हुई। अब तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपयों की कमाई होती है। उस वक्त 25,000 मिला था। अगर उसकी 2 गुने जमीन में तालाब खोदा जाए तो लगभग 50,000 मिल सकता है। यही सोचा था हमने। पीजी, जिसे शायद पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसको मछली के सिर से लिया जाता है। उसको हमने भी एक बार यहीं से ताज़ा निकालना सीखा था, निकाला भी था। पर और भी कई लोग आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बेचने के लिए। उनसे खरीदकर उसको पीसा जाता है और उसको पानी में घोलकर उस मिश्रण से मछलियों का टीकाकरण किया जाता है। उसके बाद सिंथेसिस हार्मोन के बारे में हमने सुना। सबसे पहले OVA PIM के बारे में हमने सुना, उसके बाद OVA MIs के बारे में सुना। अभी हम वही मछलियों को देते हैं। उसके बाद एक और नया हार्मोन आया, GONOPONO। उसको भी हम लोग अब प्रयोग करते हैं। कुछ प्रादेशिक मछली हैं जिसे हमारी भाषा में पेंगबा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लेबियो कालबासु कहते हैं। उनको टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी दवा के मछलियां पैदा होती हैं। मगर हमारे यहाँ कुछ मछलियां हैं जैसे रहू, मिर्गल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प। ये मछलियां तो बिना हार्मोन के मछलियां पैदा नहीं हो पाती। भले ही इन्हें सरकारी नौकरी ना मिली हो, पर बिन अफसोस के सहनशीलता से और थकान को महसूस ना करते हुए बड़ी साहस से आज एक मछली पालन पर प्रसिद्ध किसान बन चुके हैं। लक्ष्मण पूरे राज्य एवं भारत का एक प्रेरणा स्रोत किसान है, कहने में गलत ना होगा। तो किसान भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो तमाम जानकारियां हैं, जो मुख्य बिंदु हैं जिनसे हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है, उस पर हमने तमाम जो है वो चर्चा करी डॉक्टर सुरेश पाल से, और हम उम्मीद करेंगे कि ये तमाम जानकारियां आप सभी के भी ज़रूर काम आएंगी। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।